अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम इमेज सर्च ऐप क्रिएट करेंगे यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट API। मैं आपको सारा मेथड बताऊंगी हम API कैसे यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट से। सबसे पहले हमने 3 फाइल्स क्रिएट करनी है, index.html, style.css और जावास्क्रिप्ट script.js। अगर आप चाहें तो आप तीनों फाइल्स ना बनाएं, index.html में भी काम कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर करूँगी कि आप तीनों फाइल्स बनाएं प्रोफेशनल वे से। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने टाइटल चेंज कर लिया, इमेज सर्च ऐप लिखा। और ये टाइटल आप चेंज करना ज़रूरी नहीं है, आपकी अपनी मर्ज़ी, आप कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। उसके बाद मैं बॉडी टैग में आई और यहाँ पर मैंने हेडर टैग सबसे पहले क्रिएट किया। हेडर के अंदर मुझे एक H1 हेडिंग चाहिए और H1 के अंदर मुझे यहाँ पर लिखना है इमेज सर्च ऐप। ये एक शॉर्ट फॉर्म होती है, कर्ली ब्रेसिस में आप जो लिखेंगे वो हमारे H1 के अंदर आ जाएगा। और मैं एक प्लस ऑपरेटर लगाऊंगी एक फॉर्म टैग के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर फॉर्म टैग में इनपुट फील्ड लगानी है। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं या खुद से भी लिख सकते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म होती है, ये आपकी मर्ज़ी है। इसी तरह मैंने फॉर्म टैग के अंदर एक्शन एट्रीब्यूट को एम्प्टी फ़िलहाल रखा, हमें ये नहीं चाहिए। आप चाहें तो इसको रिमूव भी कर लें। और इनपुट फील्ड में मैंने प्लेस होल्डर में लिखा सर्च इमेजेस, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट ऑसम आइकन बताना सिखाऊंगी। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था फ़ॉन्ट ऑसम आइकन्स के बारे में। सबसे पहले हम उसका वेबसाइट पे जाएंगे, फ़ॉन्ट ऑसम CDN, वहाँ से हम उसका लिंक कॉपी करेंगे और अपने index.html में लिंक टैग से अपना ये लिंक पेस्ट कर देंगे। लिंक टैग लिखा और इसमें जैसे CSS में फाइल अटैच करते हैं सेम वैसे ही हमने इस CDN को पेस्ट कर देना है। और यहाँ साथ ही मैंने CSS भी अटैच कर लिया है। अब मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट ऑसम आइकन्स को ले सकती हूँ। मैं यहाँ पर फर्स्ट वेबसाइट पर जाऊँगी। सबसे पहले हमने फ़ॉन्ट ऑसम आइकन्स हमने अगर लगाने हैं तो उसका सबसे पहले CDN लाजमी लगाना होता है। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो आपके पास ये आइकन नहीं आएगा। तो इस तरह मुझे यहाँ पर चाहिए सर्च का आइकन। तो यहाँ मैं आ गई हूँ और यहाँ पर मैं सर्च करूँगी सर्च का आइकन। तो यहाँ पर लिखा सर्च और यहाँ जो फ्री वाला है इसका सर आप यहाँ से कुछ भी इनमें से ले सकते हैं। तो मैं ये वाला लूँगी। आपको जो इसमें से पसंद है आप वो यहाँ से पिक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्लिक करा और कॉपी करा और उसके बाद यहाँ पर आकर पेस्ट कर दिया। तो मेरे पास अब आइकन आ चुका है। तो अब नेक्स्ट हम एक मेन का टैग लगाते हैं। मेन के टैग के अंदर मैं एक सेक्शन का टैग लगाऊंगी। तो मैं ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में लिख लूँगी सेक्शन। सॉरी, यहाँ पर मुझे सेक्शन लिखना है, आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, बट मैं यहाँ पर जो वे है HTML में हेडर, मेन, फूटर, मैं उसी वे से चलूँगी। सो गाइस, अब मुझे यहाँ पर सेक्शन वाले पार्ट में एक क्लास बनानी है। क्लास मुझे किस लिए बनानी है? इमेजेस कंटेनर, मतलब मुझे यहाँ पर शो करना है कि अगर आपकी कोई इमेज नहीं है वहाँ पर तो यहाँ पर लिखा आ जाए H2 में नो इमेजेस शो। तो वही मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूँगी H2 कर्ली ब्रेसिस में मैंने लिखा नो इमेजेस टू शो। मतलब आपकी अगर कोई इमेज नहीं है तो वहाँ पर लिखा आ जाए नो इमेजेस टू शो। तो आप एक दफ़ा देख सकते हैं हमारे पास ये इस तरह से HTML क्रिएट हो चुकी है। तो अब हम अपनी CSS पर आते हैं, CSS फाइल पर, और यूनिवर्सल स्टाइलिंग करते हैं। यू नो कि हम सबसे पहले यूनिवर्सल स्टाइलिंग करते हैं। यूनिवर्सल स्टाइलिंग क्यों करते हैं? जो भी हमारा बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग होता है हमने उसको क्या करना होता है, ज़ीरो। और क्योंकि हमने इसलिए ज़ीरो करना होता है क्योंकि हमने इसको खुद से स्टाइल करना होता है। तो यहाँ पर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर लेते हैं और फ़ॉन्ट फैमिली भी हम रख सकते हैं। यहाँ पर आपको जो फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पर अच्छी लगती है आप वहाँ पर ये चूज़ कर लें। और ये देखें अब हमारा सारा जो मार्जिन और पैडिंग था वो सारा क्या हो चुका है, ज़ीरो। अब हम सेकंड नंबर पर बॉडी टैग को स्टाइल करेंगे। सबसे पहले हमने यूनिवर्सल स्टाइलिंग करनी है, देन बॉडी टैग की स्टाइलिंग। तो बॉडी में मैं इसकी विड्थ रख देती हूँ 100%, मतलब मैं इसकी फुल विड्थ रख रही हूँ, सही है। तो उसके बाद हाइट मैं इसकी रख दूँगी 100 VH, मतलब ब्राउज़र इसको खुद ही अपने साइज़ के अकॉर्डिंग सेट कर लेगा। डिस्प्ले में रख दूँगी
उसके बाद मैं फ्लक्स डायरेक्शन भी सेट कर दूँगी। फ्लक्स डायरेक्शन मैं कर दूँगी कॉलम, ठीक है। कॉलम के बाद मैं अलाइन आइटम्स और जस्टिफाई कंटेंट्स को भी सेंटर में रख दूँगी। तो ये फ्लक्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। आगे से फ्लक्स डायरेक्शन, फ्लक्स रैप, अलाइन आइटम, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन, ये सारी फ्लक्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। आप इनको गूगल से रीड कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पर मैंने अलाइन आइटम्स भी सेट कर दिया और मैं यहाँ पर मार्जिन ब्लॉक ले रही। मार्जिन ब्लॉक मतलब इसको दो साइड से मार्जिन मिलेगा 40 पिक्सल टॉप और बॉटम से, ठीक है। अगर आपने ऐसे नहीं लिखना मार्जिन ब्लॉक तो आपको मार्जिन टॉप अलग लिखना पड़ेगा और मार्जिन बॉटम अलग लिखना पड़ेगा। इसलिए मैंने मार्जिन ब्लॉक की प्रॉपर्टी यूज़ की है जिससे आपको टॉप और बॉटम से 40 पिक्सल का मार्जिन मिल जाएगा। अब यहाँ पर मैं हेडर जो हमारा टैग था उसको मैं स्टाइल कर रही हूँ, उसकी विड्थ मैं रख रही हूँ फुल 100% और इसके साथ मैं मैक्स विड्थ भी इसकी सेट कर दूँगी 800 पिक्सल। देन मैक्स विड्थ मतलब होता है मैक्सिमम विड्थ। तो देन मैं इसका टेक्स्ट लाइन भी क्या कर दूँगी सेंटर। तो आप देख सकते हैं हमारा जो HTML है वो इस तरह से शो हो रही है। अब हम इसकी मज़ीद स्टाइलिंग करेंगे। जो हेडर के अंदर जो H1 टैग था उसका हम कलर भी चेंज कर देंगे और फ़ॉन्ट साइज़ भी। कलर मैं इसका रख दूँगी ग्रे, इसका मैं कलर रख दिया ग्रे। और अब यहाँ से चाहे चेंज भी कर सकते हैं, वैसे ग्रे मुझे लगता है ठीक रहेगा। तो चलो यहाँ पर चेंज करके देख लेते हैं। कलर हमने कर दिया इसका ग्रे और ये देखें ये इस तरह से हमें कुछ शो हो रहा है। तो आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी का कलर रख सकते हैं, रेड ग्रीन जो आपको पसंद है। तो यहाँ पर मैंने ग्रे कलर रखा। और देन HTML में जो हमारा फॉर्म टैग के अंदर इनपुट और जो आई है जिसमें हमने अपना आइकन लगा रखा है उसके लिए मैं क्लास बना रही हूँ सर्च कंटेनर। मैं सर्च कंटेनर की क्लास इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे इनपुट फील्ड और जो मेरा आइकन है उसको मुझे अलग स्टाइलिंग देनी है। मतलब मुझे उसकी स्टाइलिंग के लिए यहाँ पर सर्च कंटेनर की क्लास बनानी पड़ रही है। तो इसलिए मैं इन दोनों को एक ही क्लास में रखूँगी। तो यहाँ पर मैंने सर्च कंटेनर लिख दिया। अब मैं इसको यहाँ पर करूँगी कॉपी करके हमारा किसके अंदर है हेडर के अंदर। हेडर के अंदर हमारा फॉर्म टैग है। फॉर्म टैग के अंदर हमने कौन सी क्लास बनाई थी अभी सर्च कंटेनर, उसको यहाँ पर मैंने पेस्ट करा। अब मैं इसको बस मार्जिन टॉप से दूंगी। मार्जिन टॉप में इसको दे देती हूँ 20 पिक्सल का। बस मुझे यहाँ पर सिर्फ मार्जिन देना था। अब मैं इस पूरे को कॉपी करूँगी और हमारा सर्च कंटेनर का जो अंदर जो इनपुट फील्ड है उसको मैं स्टाइल करूँगी, ठीक है। इनपुट फील्ड की जो मैं विड्थ है वो मैं रख दूँगी 100%, ठीक है। इसकी मैंने विड्थ रख दी 100%। तो एक दफ़ा देख लेते हैं। तो ये देखिए इसको फुल 100% विड्थ मिल चुकी है। अगर आप देखें तो ये जो विड्थ है ये ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो हमने इसको अब रिस्पॉन्सिव भी बनाना है, मतलब ये हर स्क्रीन साइज़ के अकॉर्डिंग सही से नहीं चल रही, ठीक है। तो मुझे इसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए यहाँ पर मीडिया क्वेरी को यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं मीडिया स्क्रीन यूज़ करूँगी और जो मैं इसमें एंड के साथ मैक्स विड्थ सेट करूँगी। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी मैक्स विड्थ मैं इसको 920 पिक्सल। मतलब मैंने देखा गौर से कि मुझे आइडिया हो गया कि 920 पिक्सल से मेरा जो विड्थ है वो सेट नहीं है। तो इसलिए जो पूरा हेडर है, जो मेरा पूरा हेडर है उसको ही मैं विड्थ कर दूँगी 80%, ठीक है। मैंने हेडर की विड्थ ऊपर क्या रखी थी 100%। तो अब मैं हेडर की विड्थ इस मीडिया क्वेरी के अकॉर्डिंग 80% रख दूँगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी सेट कर लेती हूँ। मैं इनपुट फील्ड का फ़ॉन्ट साइज़ रख रही हूँ 18 पिक्सल। तो यहाँ मैंने फ़ॉन्ट साइज़ सेट करा। आप चाहें तो इसको रैम में भी सेट कर सकते हैं और चाहे तो पिक्सल में भी। और यहाँ पर पैडिंग मैं टॉप और बॉटम से 12 पिक्सल दे रही हूँ और लेफ़्ट और राइट से मैं ज़्यादा दूंगी 24 पिक्सल। इसी तरह अब मैं बॉर्डर भी इसके सॉफ्ट कर लूँगी। बॉर्डर रेडियस से मैं बॉर्डर सॉफ्ट करूँगी। यहाँ पर मैं ज़्यादा बॉर्डर रेडियस दे रखा है 20 पिक्सल का। और यहाँ पर बॉर्डर जो होगा वो मैं कर दूँगी नन। बाय डिफ़ॉल्ट जो बॉर्डर मिलता है ना इनपुट फील्ड को, उसको मैंने क्या कर दिया नन। अब मैं इसका बैकग्राउंड जो होगा वो क्या करूँगी लाइट ग्रे सा। तो यहाँ पर मैं ये कोड यूज़ कर रही हूँ लाइट ग्रे के लिए। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट
नेक्स्ट जो हमारा है इसी को मैं कॉपी करूँगी कंटेनर तक, और इसके अंदर जो हमारा आइकन है उसको भी हम स्टाइल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे इसको स्टाइल करने से पहले जो हमारा मेन कंटेनर है उसको मैं पोजीशन दे दूँगी रिलेटिव, सही है। उसको मैंने पोजीशन दी रिलेटिव, और इसको मैं पोजीशन दूँगी एब्सोल्यूट। सॉरी मैंने ऊपर एब्सोल्यूट लिखा है, इसकी पोजीशन मुझे मेन के रिलेटिव देनी पड़ेगी, तो ही मैं जो आई है उसको एब्सोल्यूट करूँगी उसको ऊपर लाने के लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर राइट और बॉटम प्रॉपर्टी से इसके पिक्सल सेट कर दूँगी। राइट और बॉटम से मैं 15 पिक्सल सेट कर रही हूँ, बॉटम से भी मैं 15 पिक्सल और राइट से भी। बॉटम से करूँगी तो वो टॉप पर आ जाएगा, राइट से करूँगी तो वो लेफ़्ट पे मेरा आइकन आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्टली आइकन लग चुका है। तो आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और भी राइट कर सकते हैं, तो ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो मुझे यहाँ सही लग रहा है। यूजुअली नॉर्मली जो हमारा इनपुट फीड होती है काफ़ी एज पर वो इसी तरह की होती है। तो इसको कलर भी हमने ग्रे सेट कर रखा है, तो यहाँ पर हमने कलर भी ग्रे कर दिया और कर्सर भी पॉइंटर कर दिया आइकन का, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं, देखें अब हमारे बैकग्राउंड के साथ ये आइकन बिल्कुल परफेक्टली मैच हो चुका है और इसका कर्सर भी पॉइंटर हो चुका है, ठीक है। अब लास्ट पे जो हमारी इमेजेस कंटेनर क्लास है इसको स्टाइल कर लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पर मैंने यहाँ पेस्ट करा, डॉट लगा लेते हैं वरना एरर देगा ये। डॉट लाजमी लगाना है क्लास के लिए, डॉट और आईडी के लिए हैश। तो यहाँ पर मैंने इमेजेस कंटेनर क्लास लिख ली और इसको मैं मार्जिन दूँगी। मार्जिन मैं इसको दे देती हूँ मार्जिन ब्लॉक ही, मतलब मुझे टॉप और बॉटम से मार्जिन देना है 80% का। बस मुझे यहाँ पर मार्जिन ही तो सेट करना है, यहाँ पर मैंने मार्जिन सेट कर दिया 80%। अब यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, आईडी दे देती हूँ। आईडी देते हैं या क्लास दे दें, तो यहाँ पर इस पर मैं क्लास दे देती हूँ। अपनी जो सर्च इमेजेस है ना इनपुट फीड, उसको मैंने क्लास दे दिया है सर्च इनपुट। तो यहाँ मैं सही तरह से लिखती हूँ सर्च इनपुट। तो आप चाहें तो यहाँ पर आईडी भी दे सकते हैं, आईडी से फिर एक्सेस करवाएंगे जावास्क्रिप्ट में। तो मैं जावास्क्रिप्ट के लिए ही यहाँ पर क्लास दे रही हूँ। अब मैं स्क्रिप्ट टैग्स यूज़ करते हुए अपनी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल अटैच करूँगी, ठीक है। आप स्क्रिप्ट टैग से अपनी index.html में भी जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, बट मैं प्रेफर करूँगी कि आप इसके लिए अलग फ़ाइल बनाएं। तो अब मैं यहाँ पर कॉन्स्ट वेरिएबल लूँगी और उसका नाम रख दूँगी सर्च फॉर्म। मतलब मैं कॉन्स्ट इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये चेंज तो होने वाला नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर कॉन्स्ट सर्च फॉर्म वेरिएबल यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं क्वेरी सेलेक्टर से इस फॉर्म को एक्सेस करूँगी। आप ये चीज़ नोट करिएगा, यहाँ पर मैंने फॉर्म को सिलेक्ट किया है क्योंकि जब भी कोई फॉर्म पर एंटर करेगा ना, वो हमें एंटर करने पे हमें इमेजेस मिल जाएंगी। अब इसी तरह जो हमारा इमेजेस कंटेनर है इसको भी मैं यहाँ से कॉपी करूँगी और सेम वैसे ही मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी। और आप एक बात याद रखिएगा, वेरिएबल में हमारा हाइफन नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं डॉट लिखूँगी और यहाँ से हाइफन रेस करके जो कंटेनर है उसका सी बड़ा कर दूँगी कैमल केस में, मतलब यहाँ पर कैमल केस चलेगा, वेरिएबल में हाइफन इस तरह का कोई सिंबल नहीं चलेगा, ठीक है। अब मैं आपको एक वेबसाइट बताने वाली हूँ अनस्प्लैश, जिसमें काफ़ी हमें इमेजेस मिल जाती हैं। अनस्प्लैश मैंने लिखा और ये फर्स्ट वेबसाइट पर क्लिक करा। तो जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। तो आपके पास ये जो टॉप पर राइट टॉप पर आपके पास 3 लाइंस है ना, इस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का पेज ओपन होगा और यहाँ पर लिखा हो ना डेवलपर API, ये डेवलपर API आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पर आना है रजिस्टर एज अ डेवलपर, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से इंटरफेस शो होगा, मतलब आपको यहाँ पर पहले ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन कह रहे हैं आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं आपको इन्फॉर्मेशन अपनी दे देती हूँ, तो फिर आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन डाली तो मेरे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हुआ और आप ऊपर देख सकते हैं मेरी आईडी भी मैंने यही लगा रखी है जो मेरी चैनल की है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर योर ऐप्स पर क्लिक करूँगी। जैसे मैं योर ऐप्स पर क्लिक करूँगी आपके पास इस तरह से इंटरफेस होगा और आपने इस न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करने से आप
आपको जितनी भी ये टर्म्स और पॉलिसीज़ हैं इनको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो ये आप इस पर APIs को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक्सेप्ट टर्म किया और अब ये एप्लीकेशन का नेम और डिस्क्रिप्शन मांगेगा। तो आप एप्लीकेशन का नेम कुछ भी दे सकते हैं, लाइक मैंने यहाँ पर लिख दिया कोडिंग, यहाँ पर मैंने लिख दिया कोड, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में छोटी सी डालूँगी मेकिंग आ लर्निंग वीडियो, आप चाहें तो यही डाल लें वरना इससे भी काम चल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जैसे इसको एक्सेप्ट किया और ये मेरे पास इस तरह से इंटरफेस जो होगा। अब ये जो आपके पास इंटरफेस जो होगा आपको यहाँ पर कीज़ मिलेंगी, ठीक है। आपने इस की को कॉपी कर लेना है, ठीक है। आपने इस की को कॉपी करने के बाद ये जो सेकंड नंबर पर डॉक्यूमेंटेशन लिखा है ना ऊपर नैब बार पर, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे आपने नीचे स्क्रॉल करते जाना है। जैसे स्क्रॉल करते जाएंगे आपके पास एक ऑथराइजेशन आएगी, पब्लिक ऑथराइजेशन, ठीक है। इसमें से जो आपका ये वाला लिंक होगा क्लाइंट आईडी, आपने इसको क्या कर लेना है कॉपी, इस पूरे को लिंक को कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको अपने क्लिपबोर्ड में कॉपी कर लिया है और अब मैं यहाँ पर अपनी जो की है उसके लिए यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊँगी कॉन्स्ट का, और उस वेरिएबल का नाम भी मैं रख दूँगी एक्सेस की। यहाँ पर मैंने इसका नाम क्या रखा एक्सेस की, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक्सेस की कैमल केस में लिख दिया और फ़िलहाल मैं अपनी की को एम्प्टी छोड़ूंगी। जब मैं इसको रन करूँगी तो मैं इस पर की अपनी डाल लूँगी, ठीक है। तो इसकी कोई टेंशन नहीं है, मैं यहाँ पर कोड रन करने से पहले यहाँ पर अपनी की डाल लूँगी। अब यहाँ पर हम अपना कोड को कंटिन्यू करते हैं। अब जो हमारा सर्च फॉर्म है इस पर मुझे क्या लगाना है इवेंट लिस्टनर, मतलब मुझे इस पर कोई एक इवेंट लगाना है। तो यहाँ पर मैं कमेंट में लिख देती हूँ, आप यहाँ कमेंट पे कोई भी चीज़ लिखेंगे अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए लिखेंगे, ठीक है। ये हमारे ब्राउज़र में कुछ भी डिस्प्ले नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ एडिंग इवेंट लिस्टर टू सर्च फॉर्म, यहाँ पर मैंने सर्च फॉर्म लिखा और उस पर ऐड इवेंट लिस्टर किया। मतलब मुझे यहाँ पर एक इवेंट लगाना है, किसका इवेंट लगाना है सबमिट का, और इधर सबमिट का इवेंट लगा के मैं एक इधर एरो फंक्शन बनाऊंगी। मैं नॉर्मली फंक्शन नहीं यूज़ करती, मुझे एरो फंक्शन ज़्यादा बेटर लगता है, तो इसलिए यहाँ पर मैं एरो फंक्शन को प्रेफर करूँगी, ठीक है। मतलब इस सबमिट क्लिक पर जो भी एरो फंक्शन मैं पास करूँगी वो यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ भूल गई थी, मैंने जो सर्च इनपुट की जो क्लास बनाई थी उसको मैंने ऊपर नहीं एक्सेस करवाया, तो मुझे वहाँ पर ऊपर लिखना है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ये इसी को कॉपी कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने कॉपी करा और जो मैंने क्लास लास्ट पर बनाई थी ना अपने इनपुट फील्ड में सर्च इनपुट की, वो यहाँ से मैंने कॉपी करी हुई है। तो यहाँ पर मुझे इसी को पास करवाना है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी पेस्ट कर दूँगी, यहाँ आप लिख भी सकते हैं। और इसको भी मैं कैमल केस में ही लिखूँगी, हाइफन अलाउ नहीं होता हमारी वेरिएबल में, ठीक है। आपने इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है। उसके बाद अब मैं यहाँ पर आती हूँ और यहाँ पर मैं एक कंसोल लगा लेती हूँ। मतलब आपको मैं चेक करवाना चाह रही हूँ कि जो हमारा सर्च फॉर्म है वो हमारा वैल्यू सही से पास कर भी रहा है कि नहीं, ठीक है। बाद में मैं इस कंसोल को रेज़ कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं आऊँगी अपने ब्राउज़र पर, इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँगी और इस कंसोल वाले पार्ट में जाऊँगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कुछ भी लिखती हूँ तो ये देखिएगा यहाँ पर मैंने लिखा कोड। तो जैसे मैंने कोड लिखा ये देखें एंटर करा तो ये गायब हो गया, मतलब वो आता है और गायब हो जाता है। अभी मैं कुछ और लिखती हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा स्नो, यहाँ जैसे एंटर किया वो गायब हो गया। अब मैं कुछ बड़ा सा लिखती हूँ, रैंडमली मैंने यहाँ पर कुछ बड़ा सा टेक्स्ट लिखा, आप नोट करिएगा आया गायब हो गया। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम ये हमारा जो फॉर्म है वो बाय डिफ़ॉल्ट सबमिट हो रहा है, ये ऑटो सबमिट हो रहा है। तो हमें इस ऑटो सबमिट को रोकना है। तो उसके लिए इन पैरेंथेसिस में मैं एक ई पास करूँगी, मतलब ई फंक्शन पास करूँगी और इसमें मैं प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कर दूँगी। मतलब ये क्या करेगा, ये हमारे फॉर्म को ऑटो सबमिट होने से रोकेगा, ठीक है। प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट फंक्शन हमारे ऑटो सबमिट को रोकेगा। तो अब जैसे ही मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँगी कंसोल पर जाऊँगी, अब मैं यहाँ पर कुछ कोडिंग लिखती हूँ कोड। तो यहाँ पर लिखा अब मेरा फॉर्म ऑटो सबमिट नहीं हो रहा, मुझे यहाँ पर कोडिंग लिखा हुआ शो हो रहा है। कुछ और भी मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखाती हूँ, रैंडमली मैंने यहाँ पर कीबोर्ड से लिखा और ये देखें ये मुझे शो कर रहा है। तो इस तरह से जो प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट है ये हमारा ऑटो सबमिट होने से रोकता है। अब मुझे इस कंसोल की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको कर देती हूँ डिलीट। अब मैं यहाँ पर मैं कॉन्स्ट वेरिएबल ले रही हूँ और उस वेरिएबल का मैं नाम रख देती हूँ इनपुट टेक्स्ट,
ठीक है। इनपुट टेक्स्ट के अंदर मैं यहाँ पर जो सर्च इनपुट है ना, जो सर्च इनपुट क्लास है जो हमने पर बना रखी थी, उसकी वैल्यू को मैं यहाँ पर पास करवा दूँगी। ठीक है, डॉट वैल्यू, और मैं इसको ट्रिम कर दूँगी। ट्रिम मतलब कि इससे स्टार्टिंग और जो लीडिंग स्पेसिस है वो हट जाएंगे। लाइक हमने लिखा स्पेस 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 कोड, तो क्या होगा, स्पेस स्पेस नहीं आएगा, वो कोड लिखा आ जाएगा। ठीक है, मतलब कोडिंग स्पेस, मतलब जितनी भी स्पेसेस होंगी वो यहाँ पर ट्रिम कर लेगा, वो हटा देगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इफ़ कंडीशन लगाई, मतलब अगर हमारा इनपुट टेक्स्ट एम्प्टी नहीं है, जो हमने ऊपर वेरिएबल बना रखा है ना इनपुट टेक्स्ट, अगर वो एम्प्टी नहीं है तो वहाँ पर क्या करवा दो, इमेजेस को फैच करवा दो, मतलब इमेजेस को वहाँ पर शो करवा दो। ठीक है, अगर तो ये खाली नहीं है तो क्या करवा दो, फैच इमेजेस, फैच इमेजेस। और इसकी यहाँ पर भी मैं लिख देती हूँ, एम्प्टी मैंने स्ट्रिंग लगाई है कि अगर वो एम्प्टी नहीं है तो हमारी जो इमेजेस हैं वो यहाँ पर शो करवा दो। ठीक है, हमारे वेरिएबल में। लेकिन अगर वो खाली है तो वहाँ पर कुछ लिखा आ जाए। ठीक है, यहाँ पर साथ ही हम एक एल्स लगाएंगे और उसके अंदर लिखेंगे अगर तो हमारा जो इमेज कंटेनर है वो खाली है, उसकी इनर HTML जो हमने वहाँ पर बना रखा है ना, जहाँ पर हमने लिखा है नो इमेजेस टू शो, वो वाली इनर HTML है ये, उस पर लिखा आ जाए H2 टैग में प्लीज़ एंटर आ सर्च क्यूरी। मतलब अगर तो वो एम्प्टी नहीं है तो हमारी इमेजेस शो करवा दो, इमेजेस को फैच करवा दो, मगर अगर एम्प्टी है तो यहाँ पर क्या लिखा आ जाए, प्लीज़ इंटर आ सर्च क्वेरी H2 टैग में। ठीक है, लगी इस चीज़ की समझ। हमने कुछ भी नहीं किया, सबसे पहले हमने अपने फॉर्म को ऑटो सबमिट होने से रोका, उसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाई और उस वेरिएबल में हमने कहा है कि अगर तो वो एम्प्टी नहीं है तो जो हमारी इमेजेस हैं उनको फैच करवा दो, और अगर एम्प्टी है तो वहाँ पर क्या लिखा जाए, प्लीज़ एंटर आ सर्च क्वेरी। अब हम यहाँ पर जो फैच इमेजेस का फंक्शन है उसको भी हम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने कॉन्स्ट वेरिएबल लिखा और इस फंक्शन को अब क्रिएट कर लेते हैं फैच इमेजेस को, जो मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिया है। इसमें मैं एक क्यूरी रैंडमली मैं ये क्यूरी लिख रही हूँ कि ये वो वाली क्यूरी नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ठीक है, और इसमें मैं एक एरो फंक्शन पास करवाऊँगी और यहाँ पर कमेंट में मैं लिख देती हूँ फंक्शन टू फैच इमेजेस। यहाँ पर मैंने लिख दिया फंक्शन टू फैच इमेजेस यूजिंग अनस्प्लैश API। अब आपको मैं एक दफ़ा कंसोल करवा के भी दिखा देती हूँ कि हमें डाटा मिल रहा है। यहाँ पर मैंने क्वेरी लिखा, इसको पास करवा दिया। अब मैं अपने पेज पर आ गई हूँ, ब्राउज़र पेज पर। इसको कंसोल करके देखते हैं, तो ये देखते हैं हमारे पास कुछ शो हो रहा है कि नहीं। और यहाँ पर एक एरर आ रहा है, चेक करते हैं हम एरर जाके, हमने कोई मिस्टेक कर दी है। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने सर्च इनपुट डॉट वैल्यू लिखना था। जब भी हम ऐसे वैल्यू लिखते हैं और फिर हम एंटर प्रेस करते हैं, जो यहाँ पर लिखा आ रहा है वो वहाँ पर आ जाता है। तो हमें एंटर नहीं प्रेस करना, हमने बस इसको ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अब हम दोबारा से इस पर कुछ रैंडमली लिखते हैं। ये देखिए, रैंडमली मैंने कुछ लिखा और जैसे ही मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस किया, देखें जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर क्या आ गया, प्लीज़ एंटर अ सर्च क्वेरी। मतलब कि जो हमारा इफ़ है वो हमारा बिल्कुल सही से काम कर रहा है। तो कंसोल करने से हमें इस चीज़ का पता चल जाता है। तो मैं इसको रिमूव कर देती हूँ क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए कंसोल। तो अब मैं यहाँ पर कॉन्स्ट एक वेरिएबल बनाती हूँ और उसमें मैं URL पास कर देती हूँ। जो URL मैंने वहाँ पर कॉपी करा था ना, ये वही वाला मैं यहाँ पर बकेट्स में पास कर रही हूँ। ठीक है, अब इसमें मैंने जो क्लाइंट आईडी और एक्सेस की, जो एक्सेस की हमने वहाँ पर कॉपी की थी, और क्लाइंट आईडी हमने बस वही पास करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊंगी, क्वेरी, ये जो ये एक्सेस की है और क्लाइंट आईडी है, इसको यहाँ से रिमूव कर देना क्योंकि हम वही लिख रहे हैं। तो मैं इसको लिख कर आपको रिमूव कर दूँगी बाद में। तो यहाँ पर मैंने लिखा क्वेरी और $साइन में कर्ली ब्रेसिस में अपनी जो क्वेरी थी वो पास कर दी, और एंड ऑपरेटर लगाया पर पेज। मतलब मुझे वहाँ पर
इसने पेज शो करवाने हैं 28, मतलब पर पेज मुझे 28 इमेजेस शो होने चाहिए। ये वो है, मतलब एक पेज पर मुझे 28 इमेजेस शो हों। और यहाँ पर मैं क्लाइंट आईडी भी लिख देती हूँ। क्लाइंट आईडी भी मैं यहाँ $साइन में ही लिखूँगी। क्लाइंट आईडी मेरी क्या थी, एक्सेस की, मतलब क्लाइंट आईडी में हम एक्सेस की लिखेंगे जो हमने वहाँ पर पेस्ट करी है, ठीक है। तो अब हमें इस यूआरएल से इमेजेस भी फेच करनी है, तो हम क्या काम करेंगे, प्रॉमिस लगाएंगे, मतलब ये हमें प्रॉमिस रिटर्न करके देगा। जो ये रिस्पॉन्स है ना, ये हमें क्या करके देगा, हमें प्रॉमिस रिटर्न करके देगा, जो रिस्पॉन्स वेरिएबल में हमने स्टोर करवाया है। तो जो ये प्रॉमिस हमें रिटर्न करके देगा, रिस्पॉन्स जो हमारा वेरिएबल है, जब ये हमें रिटर्न करके देगा तो हम इसको जेसन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक दफ़ा कंसोल करके दिखा देती हूँ कि ये हमारा जो कोड है वो हमारा रन हो रहा है, मतलब हमें ये जो डाटा है, जो डाटा हमारा वेरिएबल है, ये हमें कितना डाटा दे रहा है, हम इस चीज़ को अपने कंसोल में देखेंगे। कंसोल में इसलिए बार बार कर रही हूँ कि हमें जो भी एरर है वो हमें मिल जाए। अब यहाँ पर मैं एक अवेट लगा रही हूँ मल्टी करते से। अवेट मतलब एसिंक्रोनाइज फंक्शन में होता है, मतलब ये साइड बाय साइड चलता रहता है और जो बाकी कोड है वो भी हमारा रन होता रहता है इससे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है एसिंक्रोनाइज फंक्शन से हमें अवेट मिल रहा है, ये साइड बाय साइड चलता रहेगा और हमारा बाकी कोड भी क्या होता रहेगा, रन। तो अब हम इसको, इस डाटा को, जो डाटा वेरिएबल है, इसको हम एक दफ़ा कंसोल करवाते हैं। कंसोल करवाने से पहले जो आपकी यहाँ पर एक्सेस की और हमारा क्लाइंट आईडी थी ना, उसको आपने रिमूव कर देना है, क्योंकि हमने यहाँ पर खुद से लिख लिया है, ठीक है। तो आप ये देख लें, लिंक पर जो हमने रिमूव किया था मुझे याद नहीं रहा, तो मैंने अब रिमूव किया है। तो अब यहाँ पर अपने यहाँ पर आते हैं पेज पर और इसको कंसोल करवाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कोड लिखूँगी तो मेरे पास एक अरे बन के आ जाएगा। अरे में हमारे पास बहुत सारा डाटा है जिसमें हमें ये पेजेस भी शो कर रहा है, मतलब 28। एक पेज में हमें क्या होगा, टोटल पेज तो हमारा एक है और उसमें कितनी इमेजेस होंगी, 28। तो ये देखें हमें बहुत सारा ये डाटा रिटर्न कर रहा है, टाइप रिज़ल्ट भी दे रहा है हमें ये। तो आप ये देख सकते हैं हमें सारा कुछ यहाँ से रिटर्न हो रहा है, मतलब हमारा जो अवेट और रिस्पॉन्स वो हमें बिल्कुल परफेक्टली सही दे रहा है हमें, ठीक है। इस चीज़ से आप ये अंदाज़ा हो जाता है कंसोल करने से, ठीक है। तो अब दोबारा से अपने पेज पर आते हैं वापस। तो अब आपने देखा कि जो हमें डाटा में रिज़ल्ट जो मिल रहा था वो एक अरे में था। तो अब हमने क्या करना है, उस अरे में हमने क्या लगानी है, लूप। तो एक एक करके हम उस पर इमेजेस फेच कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं डाटा, जो हमारा वेरिएबल है, रिज़ल्ट्स, क्योंकि जो हमारा रिज़ल्ट था वो एरे में था, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे रिज़ल्ट्स और उस पर हमें क्या लगाना है, फॉर ईच लूप। हम लूप लगा रहे हैं उस पर, फॉर ईच लूप। और यहाँ से मैं इसका नाम फ़ोटो रखा है रैंडमली। आप यहाँ पर फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हैं, ये एक एरो फंक्शन है। आप चाहें तो नॉर्मली फ़ंक्शन भी बना सकते हैं, बट यहाँ पर मैं एरो फंक्शन ही यूज़ कर रही हूँ। अब जो हमारा एक और वेरिएबल हम बनाएंगे इमेज एलिमेंट के नाम से, ठीक है, कॉन्स्ट इमेज एलिमेंट। आप वेरिएबल का नाम कुछ भी लग सकते हैं, कोई यूनिक सा मेरे जहन में इस टाइम कुछ भी नहीं आ रहा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या रखा है, इमेज एलिमेंट और डॉक्यूमेंट डॉट। अब यहाँ पर मैं एक एलिमेंट क्रिएट करूँगी, ठीक है, डॉक्यूमेंट से एक एलिमेंट क्रिएट करूँगी और उसका नाम मैंने क्या रख दिया, डिव, ठीक है। जैसे हम HTML में एलिमेंट्स लिखते हैं ना, डिव, H1, H2, p टैग, वैसे ही यहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट में HTML कर रहे हैं, ठीक है। अब इमेज एलिमेंट में की जो इनर HTML है उसमें हम एक इमेज टैग लगाएंगे, मतलब जैसे HTML में हम डिव टैग लगाते हैं और फिर उसके अंदर इमेज टैग लगाते हैं ना, वैसे मैंने यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में लिख दिया है, एक वेरिएबल बनाकर, और उसका नाम मैंने इमेज एलिमेंट रख दिया है और उसमें मैंने एक डिव एलिमेंट क्रिएट करा है और डिव एलिमेंट के अंदर मैं एक इमेज टैग यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। बस मैंने सेम HTML वाला काम जावास्क्रिप्ट में कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सिंगल कोट्स में नहीं लिखा, बकेट्स में लिखा है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना, बकेट्स का साइन जो 1 है उसके साथ होता है, ESS कैप्स के नीचे, ठीक है। और यहाँ पर मैं $साइन में फ़ोटो लिख दूँगी, ठीक है, जो हमारे यहाँ पर फंक्शन का नाम है, और उसका URL पास कर दूँगी।
और साथ मैंने क्या लिख दिया, रेगुलर, मतलब मुझे यहाँ से रेगुलर इमेजेस लेनी है, ठीक है। मतलब जो अनसप्लैश वेबसाइट है ना, उधर से मुझे कौन सी इमेजेस लेनी है, रेगुलर। मैंने वहाँ पर उस रेगुलर इमेजेस का यूआरएल पास कर दिया है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जो इमेज कंटेनर है ना, उसमें मुझे अपेंड करवा देना है एक चाइल्ड एलिमेंट, ठीक है। मतलब मुझे चाइल्ड अपेंड करवाना है और उसमें इमेज एलिमेंट डाल देना है, ठीक है। जो हमारा ऊपर इमेज एलिमेंट वेरिएबल है ना, जिसमें हमने डिप बना कर रखा है, डिप के अंदर जो हमने इमेज बनाई है, उसके अंदर मुझे यहाँ पर क्या करवाना है, इमेज एलिमेंट पास करवाना है अपेंड चाइल्ड में, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर रैंडमली कोडिंग लिखती हूँ, तो मैं देखती हूँ मेरे पास कोडिंग की इमेजेस आ रही हैं। तो ये देखें मेरे पास कोडिंग वाली सारी इमेजेस आ रही हैं, और ये नो बिजनेस टू शो लिखा है, इसको हम अभी रिमूव कर लेते हैं। और फिलहाल ये में कि हमने हाइट विड्थ सेट नहीं की, तो इसलिए ये कुछ इस तरह से शो हो रही हैं, तो हम उसको भी स्टाइलिंग कर लेते हैं, ठीक है। अब जो इमेज एलिमेंट है, इसकी इनर HTML को मैं यहाँ पर खाली करवा दूँगी, ताकि जो नो इमेजेस टू शो है वो यहाँ पर हमारे ब्राउज़र पर ना शो हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने खाली स्ट्रिंग लगा दिया है उसको एम्प्टी करवाने के लिए। अब मैं इसकी स्टाइलिंग कर लेती हूँ। जो हमारी यहाँ पर क्लास वेरिएबल है ना, इसको यहाँ पर एक दफ़ा लिख लेते हैं, इमेज एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट। मतलब ये क्लास लिस्ट से हम ऐड करवाएंगे अपना इमेज डिव, ठीक है। इमेज डिव मैंने, मतलब यहाँ पर जैसे हम HTML में क्लास बनाते हैं ना, डॉट इमेज लिस्ट और डिव बन जाती है, ऐसे ही मैंने जावास्क्रिप्ट में किया है। इमेज डिव के नेम से यहाँ पर मैंने क्लास बना रही है। तो सबसे पहले जो इमेज कंटेनर है उसका डिस्प्ले भी हम फ्लेक्स कर देते हैं, सबसे उसको स्टाइलिंग करते हैं, उसका अलाइन आइटम भी हम सेंटर कर देते हैं, और जो जस्टिफाई कंटेंट है उसको भी हम क्या कर देते हैं, सेंटर में। उसके बाद जो फ्लक्स रैप है उसको भी रैप कर देते हैं। मतलब फ्लक्स रैप करने से क्या होगा कि मतलब एक पेज में जितनी भी रो आ रही है ना, वो उतनी ही आएंगी। मतलब बगल में मोबाइल स्क्रीन में एक रो आ रही है तो वो एक ही आएगी, टैबलेट स्क्रीन में 2 या 3 रो आ रही है तो वो 2-3 आएगी। रैप करने से ये फ़ायदा होता है। अब मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी थी, जो इमेज एलिमेंट है मुझे यहाँ पर ये एम्प्टी नहीं करवाना, जो इमेज कंटेनर है वो मुझे यहाँ पर एम्प्टी करवाना है। तो ही वो जो नो इमेजेस टू शो वहाँ पर शो हो रहा था ना हमारे ब्राउज़र में, तब वो नहीं शो होगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं इमेजेस कंटेनर को कॉपी करूँगी, और इसके अंदर जो मैंने वहाँ पर इमेज डिव क्लास बनाई थी ना जावास्क्रिप्ट में, क्लास लिस्ट से मैंने ऐड करवाया था, वही मुझे इमेज डिव लिखना है यहाँ पर। और उसकी मुझे विड्थ यहाँ पर सेट करनी है 300 पिक्सल, और इसकी हाइट भी हम सेट कर देते हैं 200 पिक्सल। फॉर्मेट कर देते हैं डॉक्यूमेंट को। और अब मैं यहाँ पर आती हूँ जावास्क्रिप्ट में, और एक वेरिएबल बनाऊँगी कॉन्स्ट। उस वेरिएबल का नाम मैं रख दूँगी ओवरले। मतलब ओवरले मुझे क्या करना है, मुझे 3D इफेक्ट दिखाना है। मतलब जब भी मैं इमेज पर हवर करूँ तो वहाँ पर कुछ शो हो, मतलब ट्रांजिशन कुछ शो हो, ट्रांजिशन टाइप ना, जैसे एनिमेशन इफेक्ट्स होते हैं, वहाँ पर मुझे ये शो हो। और मतलब एक और एलिमेंट मैं क्रिएट करूँगी जिसका नाम होगा डिव। जैसे ऊपर मैंने एलिमेंट क्रिएट करा ना डिव का, वैसे ही मैं ओवरले के लिए यहाँ पर डिव एलिमेंट क्रिएट करूँगी। और उसके लिए भी यहाँ पर मैं एक क्लास बनाऊँगी, क्लास लिस्ट से मैं क्लास लूँगी और उसमें उस क्लास का नाम भी ओवरले ही रख दूँगी मैं, ठीक है, ओवरले। जैसे ये सेम मैं जावास्क्रिप्ट में वही वाला काम कर रही हूँ जो HTML में हम करते हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में हम इस तरह से करते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इमेज एलिमेंट जो मेरी वेरिएबल का नेम है ना, वो मैंने यहाँ पर लिखा, और यहाँ पर अपेंड कर दिया मैंने चाइल्ड। और चाइल्ड पर मैंने वो ओवरले वाला एलिमेंट, ओवरले एलिमेंट वाली जो वेरिएबल थी ना, वो मैंने पास करवा दी, ठीक है। और यहाँ पर मैं कमेंट में आपके आसानी के लिए यहाँ पर लिख भी देती हूँ, क्रिएटिंग ओवरले। यहाँ पर मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पर लिख दिया क्रिएटिंग ओवरले। तो अब यहाँ पर मैं जो इमेज डिव था ना, वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। यहाँ से मैंने इमेज डिव कॉपी करा,
गाइस पहले मैंने इमेज तो थी ना हमारी जो इमेजेस जिसकी हमें हाइट भी सही से नहीं शो हो रही थी, पहले मैंने उसको स्टाइलिंग की थी। अब मैं क्या करूँगी, जो इमेज टिप मैंने जावास्क्रिप्ट में जो बनाई है ना, उसको मैं यहाँ पर स्टाइलिंग करूँगी। तो पहले मैंने सॉरी गर्ल्स बोल दिया, तो मैंने पहले इमेज की स्टाइलिंग की है, बाद में मैंने जो ये इमेज टिप बनाई है क्लास, इसकी मैं स्टाइलिंग करूँगी। ठीक है, इसकी मैं पोजीशन कर दूँगी रिलेटिव, और इमेज कंटेनर में जो हमारा ओवरले क्लास है ना, उसकी मैं पोजीशन कर दूँगी एब्सोल्यूट। ठीक है, मतलब जो हमारी मेन थी ना डिप, इमेज डिप, उसकी मैंने पोजीशन रिलेटिव कर दी, और ओवरले जो क्लास थी उसके अंदर उसकी मैंने पोजीशन क्या कर दी एब्सोल्यूट। तो ही ये हमारा ओवरले इफेक्ट आएगा। इसका लेफ़्ट से मैंने कर दिया 0, और यहाँ पर बॉटम से भी मैंने क्या कर दिया 0। ठीक है, बॉटम टू टॉप 0, लेफ़्ट टू राइट 0। और यहाँ पर हम इसकी एक विड्थ भी सेट कर देते हैं। विड्थ मैं इसकी कर देती हूँ 100%। ठीक है, और यहाँ पर हाइट भी हम रख देते हैं 0। यहाँ पर मैं हाइट 0 क्यों रख रही हूँ, क्योंकि जब मैं इस पर हवर इफेक्ट लगाऊंगी ना, मतलब जैसे ही मैं इस पर कर्सर करूँगी तो उसकी हाइट तब मैं 100% करूँगी। ठीक है, और इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक। तो हवर इफेक्ट यहाँ पर अब क्रिएट करते हैं। डॉट इमेज डिव में हवर इफेक्ट करा, और उसके बाद जो हमारा क्लास है ओवरले उसको यहाँ पर लिखा। अब यहाँ पर मैं इसका जो हाइट है, अब मैं इसकी कर दूँगी 100%। इसलिए मैंने पहले 0 करी थी, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या करनी थी हवर में 100%। तो यहाँ पर हम ट्रांजिशन भी पहले सेट कर लेंगे, तो ही वो ओवरले इफेक्ट आएगा। ट्रांजिशन मैंने कर दी हाइट, क्योंकि हम हाइट से देंगे, और 0.3 सेकंड के कर देते हैं। फंक्शन इज यूज़ करते हैं, आप इज इन भी कर सकते हैं, डॉट भी। तो अब यहाँ पर कुछ भी हम इमेज सेट करते हैं। कोडिंग ने यहाँ पर सर्च करा, तो ये देखें, ये हवर में ब्लैक आ रहा है कलर, तो मुझे ब्लैक नहीं करना। यहाँ से इसका कलर चेंज करके देखते हैं। RGB में आप कर लें, तो इसको करके देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने RGB में सेट कर दिया 0, 0, 0 और 0.7। तो अब देखते हैं हमारा ओवरले सही से शो हो रहा है। तो ये देखें, इमेजेस भी हमारे बिल्कुल सही से शो हो रही, क्योंकि हमने उसकी हाइट भी सेट करी थी। और ये देखें, वो जो बॉर्डर था ना, मैंने उसको 80% दे दिया था। मैं इसको कर देती हूँ 80 पिक्सल। सॉरी, मार्जिन जो था ना हमारा, वो काफ़ी उसको मिल रहा था, ज़्यादा ही नीचे शो हो रही थी। अब हमारी इमेजेस बिल्कुल परफेक्टली शो हो रही हैं, और ओवरले में हमारा कलर भी बिल्कुल ठीक से शो हो रहा है। आप देख सकते हैं सारी इमेजेस को ओवरले हमारा बिल्कुल परफेक्टली शो हो रहा है। इस पर कुछ और भी हम सर्च करके देख सकते हैं। लाइक मुझे यहाँ पर फूड मैं लिखूँगी, एंटर करूँगी, और ये मेरे पास फूड वाली इमेजेस आ जाएंगे, और इस पर भी ओवरले बिल्कुल परफेक्टली रन कर रहा है। ठीक है, तो एक दफ़ा आप देख सकते हैं हमारे टोटल एक पेज पर, मतलब पर पेज पर 28 इमेजेस शो होंगी। 28 से ज़्यादा हमारी यहाँ पर इमेजेस नहीं शो होने वाली, क्योंकि हमने वहाँ पर 28 लिखा था। अगर हम आप 50 कर देंगे तो आपके पास पर पेज पर 50 इमेज शो होंगी। अगर यहाँ पर मैं टेक्नोलॉजी के लिखूँ टैग, तो यहाँ पर मेरे पास टेक्नोलॉजी वाली इमेजेस शो हो रही हैं। मतलब जो मैंने फ्लक्स रैप किया था ना, रैप के एक पेज में जो हमारा एक पेज है डेस्कटॉप का, उस पर कितनी इमेजेस आ सकती हैं एक रो में 3, तो वो 3 इमेजेस इसलिए शो कर रहा है क्योंकि मैंने फ्लक्स टैप किया। अब देखिए, यहाँ पर रैंडमली मैंने कुछ लिखा तो मुझे कोई इमेजेस नहीं शो हुई, क्योंकि ये मैंने यहाँ वहाँ पर जावास्क्रिप्ट में सेट कर रखा था। होप सबको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो अपनी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।